हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंजीनियर स्टडी सर्कल में। सॉरी, ये क्लास आपकी लेट हो गई। एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी या मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिस वजह से आपकी ये थर्ड क्लास बहुत लेट आई है। बट मैं ट्राई करूँगी कि विद इन अ वीक आपके एटलीस्ट 3 आपकी क्लासेस हो जाएं, और प्लस उसके साथ में आपके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहे वो भी साथ में रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे यूपी स्पेशल का देख रहे थे, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। पहले हम लोग सेक्शन कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर दैट जो आपके बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे यूपी से कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज होंगे वो हम लोग बीच बीच में या एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हम लोग को कोट क्या था, जो भारत का गेहूं और चावल का कटोरा। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश को भारत का गेहूं और चावल का कटोरा कहा जाता है। ये हमारी क्लास थर्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेन डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास का था, उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी उत्तर प्रदेश की और किस तरीके से इसने पार्टिसिपेट किया था। या जो हमारा एंशियंट, अगर हम लोग देखें जो हिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है, तो हिस्ट्री के पार्ट में क्या क्या चीज़ें थी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसा कि पता है कि हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ मुस्लिम सल्तनत यानी कि मुगल सल्तनत थे, उसके जो वहाँ के संस्थापक थे वो कौन कौन थे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। यानी कि ये लोग जो थे, इन लोगों का क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या किया, मतलब किस तरीके से भारत में जितना भी मुगल की स्थापना हुई, तो ये लोग उसको किस तरीके से स्थापना करने में कितने सक्षम थे और क्या क्या इन लोगों ने क्रूर किया, यानी कि ऐसे ऐसे जो अनकाइंड थिंग्स थी वो उन्होंने किया। वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो उत्तर प्रदेश और जो सल्तनत काल था, तो ये 1194 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से अराइज होता है दैट सल्तनत काल का जो ड्यूरेशन या काल पीरियड था वो कितना था। तो यहाँ से हम लोग लर्न कर लेंगे 1194 से 1526। ये एक की पॉइंट्स करके आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। इससे क्या होगा, जब आप ये सेशन कंप्लीट होगा फिर आप उसको एक बार रिवाइज करना, देन उसके बाद में एक्सरसाइजेस पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो उत्तर भारत का जो सल्तनत काल था वो 1194 ईस्वी में शुरू हुआ था, जहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और इस काल में उन्होंने कई हिस्सों पर सल्तनत का शासन कर लिया था। मतलब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हिस्से थे जहाँ पे किया था, और दिल्ली सल्तनत को उसका मेन क्या था, दिल्ली सल्तनत यानी कि उसको राजधानी के रूप में रखा था या समझा था। सल्तनत काल के दौरान कुछ ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थापत्य और निर्माण कार्य हुए जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनमें से कुछ निम्न हैं, अगर वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वन बाय वन करके समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर समझेंगे कि उनकी जो स्थापना हुई, संस्कृति हुई, ठीक है, किस तरीके से, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। तो ये कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये कहाँ का सुल्तान था, ये दिल्ली का सुल्तान था। फिर अगर देखेंगे वर्तमान, ठीक है, जो अभी वर्तमान में उत्तर भारत का क्षेत्र है वो आरंभ से ही दिल्ली की सल्तनत का अंग था। यानी कि अगर दिल्ली राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, केंद्र शासित राज्य है हमारा, अगर दिल्ली की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश भी क्या था, इंक्लूडेड था। तो दिल्ली सल्तनत का अंग हुआ करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, उसका जो दामाद था, दामाद का नाम क्या था, इल्तुतमिश था। क्या था, यहाँ पे इसके दामाद का नाम इल्तुतमिश था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका पूरा शासन इसके साम्राज्य को किसने संभाला, इल्तुतमिश ने संभाला। अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ही तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना। ठीक है,
उसके बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया, जो इल्तुतमिश बंदायूं का इतिहास था, यानी कि पूर्व इल्तुतमिश बंदायूं का इतिहास था, और बंदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें कि जो पीछे वाला रिवाइज करते हैं कि ये काल कब से स्टार्ट हुआ, तो ये कब से का था, ये आपका था 1194 से 1526, यानी कि जो आपका मुगल कार्य है तो ये कब से है आपका 1194 से 1526। अभी भी मेरी ये हैंडराइटिंग माउस से करेक्ट नहीं हुई, बट ये क्या है, लास्ट टाइम से बेटर है। कोई नहीं, ये जितना मैं प्रैक्टिस करूँगी उतना हो जाएगा। तो ये कब से थी, 1194 से 1526 थी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके कमेंट बता सकते हैं आपको कुछ सेक्शन में समझ नहीं आता है, या कहाँ पे कौन सा की पॉइंट मिस हो गया है, या कभी, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो आप यू आर फ्री, तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आगे हम लोग अगर बात करते हैं इल्तुतमिश की बात में, फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वही इनका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, या उन्हीं के संस्थापक थे। और जो बंदायूं की जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया। ये इस पोर्शन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे ले लेते हैं फिरोज शाह तुगलक, यानी कि अगर इनकी बात करें तो 1398 ईस्वी से तब के टाइम से उत्तर भारत में जो जौनपुर शहर को इन्होंने बसाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जोना खान की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था, और वो मोहम्मद बिन तुगलक जोना खान की स्मृति में, यानी कि उनकी याद में जौनपुर शहर को बसाया गया था। फिर क्या कहते हैं, जो फिरोज शाह था कि इनकी जो स्थापना थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर की गई, जिसे फिरोज शाह कोटाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनको किस नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह कोटाला के नाम से। तो ये फिरोजाबाद, ठीक है, ये क्या है, फिरोजाबाद नहीं है, ये फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित करवाया, यानी कि जो अगर पूछा जाए कि जो अशोक स्तंभ के लेखों को दिल्ली में ले जाकर किसने स्थापित कराया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक थे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, और आप वहां से उसको देख सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के तुगलक के प्रमुख आमिर मलिक सरवर ख्वाजा जहांगीर ने पूर्व उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1394 ईस्वी में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो शर्की साम्राज्य की स्थापना भी किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। ओके, मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक और शक पूर्व स्वामी की उपाधि प्रदान की एवं उसे पूर्वी क्षेत्र का शासक बनाया। जौनपुर को सिराजे हिंद का क्या क्या उनको सिराज मिला, यानी कि उनको उसका खिताब मिला, और उसको जौनपुर को सिराजे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। आगे मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो शर्की सुल्तान ने जौनपुर नगर को अनेक भव्य महलों, मस्जिदों और मकबरों की स्थापना कर सुंदर बनाया। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया तथा शर्की साम्राज्य की दिल्ली सल्तनत में मिल गया, यानी कि जो ये शर्की लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑटो करेक्शन हो गया, तो ये प्रॉपर अगर हम देखेंगे तो इसकी शर्की की स्पेलिंग ये है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये शर्की की स्थापना, तो फिर जब दिल्ली के सुल्तान दूसरे जब बहलोल लोदी हुए तो 1484 ईस्वी में इन्होंने जौनपुर को जीता और उसको कहाँ पे मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी से और 1506, ये 1500 आपका
6 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डाली तथा इसे अपनी उप राजधानी बनाया, यानी कि सुल्तान सिकंदर लोदी ने ही क्या किया, आगरा शहर को बसाया और उसको अपनी उप राजधानी घोषित कर दिया। आगे अगर हम बात करें, सिकंदर लोदी गुरमुखी के नाम से कविता लिखते थे, ठीक है, और इसने अपने कल में मस्जिदों की सरकारी संस्था में परिवर्तित कर शिक्षा का केंद्र रूप में स्थापित किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो सिकंदर लोदी थे वो गुलरुखी नाम से कविता लिखते थे और इन्होंने मस्जिदों को सरकारी संस्था में उसको परिवर्तित कराया और वहाँ पे शिक्षा का केंद्र बनाया, यानी कि लोगों को वहाँ से शिक्षा प्रोवाइड कराने लगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके शासनकाल, यानी कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला, साहित्य व व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने पद्मावत की रचना की। अगर पूछा, जैसे पद्मावत मूवी देखी है ना, तो पद्मावत की जो उसकी मेन थी, उसकी रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने की। ये आप जब आपने मूवी देखी होगी तो उसमें एक किरदार भी था मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गाड़ी पर बैठा, साथ ही साथ संभल, कड़ा और बदायूं नगरों के प्रमुख जारीदारों को सौंप दिया गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करूँ तो ये क्या है, गद्दी पर बैठा था, कि लोदी गाड़ी पर नहीं बैठा था, ये करेक्शन हो गया, वो किस पे बैठा, गद्दी पे बैठा। हैंडराइटिंग को इसको प्लीज ये आप ऐसा करिएगा, ये थोड़ा मैं ये अपना बोल देती हूँ, आप इसको साथ में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोदी था वो किस पे बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और साथ ही साथ संभल, साथ ही साथ फिर क्या है, संभल ये प्लेस है, संभल, कड़ा और बदायूं नगरों की प्रमुख, जो वहां की प्रमुख जारीदारों को सौंप दिया गया, ठीक है। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई और इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक थी और इसका निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और ये कौन सी मस्जिद थी, ये आपकी जौनपुर की जामा मस्जिद है। कौन सी है, जामा मस्जिद है। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर था, मध्यकालीन भारत में शर्की शासनों की राजधानी रहा है और जौनपुर वाराणसी से 58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में जौनपुर सल्तनत और 1394 ईस्वी से 1469 के बीच में, यानी उत्तर भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। तो ये जौनपुर कहाँ है, ये दिल्ली के सॉरी ये लखनऊ से थोड़ा आगे है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रयागराज से और ये वाराणसी से कितना 58 किलोमीटर दूर है। तो ये जौनपुर उस साइड पे है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है आपकी हुसैनाबाद इमामबाड़े का है ये, ठीक है। तो ये लखनऊ का हुसैनाबाद इमामबाड़े के पश्चिम में जो जामा मस्जिद है ये वो है, ठीक है। इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने शुरू किया था, लेकिन 1840 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी ने इसको पूरा करवाया था। और ये कहाँ है, ये मस्जिद लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। आगे मूव करते हैं, 1870 ईस्वी में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अलीगढ़ की पहली अंग्रेजी तालों की कंपनी थी, ठीक है। तो जो 1890 में तालों का उत्पादन छोटे पैमानों पर उन्होंने शुरू किया था, पर अभी क्या है, अलीगढ़ को क्या, अलीगढ़ किस लिए फेमस है भाई, तालों के लिए ही फेमस है कि वहाँ पे ताले बनते हैं। तो और अगर पूछा जाए कि उसका जो कंपनी थी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी थी 1870 की। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1890 में तालों का उत्पादन शुरू किया था। आगे मूव कर जाते हैं, ये तो बात हुई हमारी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से।
कि हमने यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में, ये कुछ संस्थापक के नेम थे। फिर हम लोग ने यहाँ पे काल देखा 1194 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, उसका जो दामाद था इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। आगे अगर हम देखें तो जौनपुर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, वहाँ की मस्जिद के बारे में पढ़ा। सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा, जिसे गुलरुखी नाम से कविता लिखना पसंद था, ठीक है। मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा जौनपुर मस्जिद के बारे में देखा, ठीक है। और फिर हमने जो जामा मस्जिद है लखनऊ में उसके बारे में पढ़ा। और फिर देखा कि जो अलीगढ़ है, ठीक है, वहाँ पे तालों की जो उसका उत्पादन स्टार्ट हुआ था, तो 1817 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी थी, उसने तालों का उत्पादन 1890 में शुरू किया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि साथ ही साथ में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन भी स्टार्ट हुआ, यानी कि वो तो साथ में चल रहा था, बीच में क्या हुआ, भक्ति काल हुआ, यानी भक्ति आंदोलन, लोगों में भक्ति उत्पन्न हुई या लोग उस तरीके से मानने लगे। तो सल्तनत काल के दौरान उत्तरी पूर्वी भारत तथा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अगर भक्ति आंदोलन का दक्षिण में बात करें तो ये तलवार नहीं है, ये अलवार है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अलवार है। अलवारो व नए तारो नहीं, ये आपके नए हो जाएंगे, नए नारो। मैं इसको फिर से नोट डाउन करती हूँ, सॉरी। सबसे पहले क्या है, ये तो आपका अलवारो हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं यहाँ पे। और ये आपके क्या है, नए नारो। वाह, अब तो मेरी हैंडराइटिंग भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। एक टाइम होगा कि मैं अपना सिग्नेचर भी करूँगी, ये समझ नहीं आ रहा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इसको समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है, नए नारो लिखा है, ठीक है। नए नारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो तब दो थे, ठीक है, एक वैष्णव था और एक शिव था, ठीक है। मतलब शिव और वैष्णव धर्म की प्रचार करते थे, वो उन्हीं को मानते थे। तो दक्षिण भारत में वैष्णव का प्रसार करने वाले संत अलवर और शहर धर्म, और जो आपका दूसरा है ये एक आपका है शैव, शहर नहीं है, ये कौन सा है, शैव। कितना मिस्टेक है इसमें, कोई नहीं, मैं करेक्शन कर रही हूँ। और बाकी आप साथ में जो आपका नोट्स बन रहा है वो आप इसको करते रहोगे, ठीक है। तो दो थे, एक वैष्णव था और एक शिव यानी कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले नयनार नाम से जाने जाते थे। भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग प्रमुख में बात करें तो एक रामानंद जी साहब थे, जो रामानुज के शिष्य थे। इनका जन्म 14 शताब्दी में प्रयागराज के अनुसुईया नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने क्या हुआ, फिर इसके बाद में प्रत्येक जाति के अलग अलग जाति के लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और उन्हें हिंदी में उपदेश दिए। अगर हम लोग देखें तो ये दो नाम से, मतलब जो भक्ति थी वो एक निर्गुण थी और दूसरी सगुण थी। निर्गुण को मानने वाले कबीरदास रैदास थे और सगुण को मानने वाले जो थे वो चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूर्यदास और मीराबाई थी। आगे मूव करते हैं, वन बाय वन करके इसको समझते हैं प्रॉपरली करके, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कबीरदास की बात करेंगे तो जो रामानंद है इनका तो हमने पढ़ा कि 1400 ईस्वी में प्रयागराज में अनुसुईया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये रामानंद साहब जो थे वो राम की भक्ति करते थे। इन्होंने विष्णु की, मतलब विष्णु जी ही तो राम, मतलब राम के उसमें अवतार में आए थे, तो इन्होंने क्या बोला, विष्णु जी को विष्णु जी ना मान के उनके राम के रूप में उनकी स्थापना, उनकी वो क्या करने लगे, उनको मानने लगे। फिर इन्हीं के साथ में कबीर, रैदास और सेना, ये सब इनके शिष्य हुए। आगे देखते हैं रैदास के बारे में। तो रैदास जो जी थे इनका जन्म काशी वाराणसी में 1377 ईस्वी में हुआ था। और रैदास ने बाहरी आडंबर को जातिवाद, कर्मकांड
अवतारवाद इत्यादि को विरोध करते हुए एक ईश्वर यानी कि एक ही ईश्वर है वो निर्गुण ब्रह्म की आस्था में व्यक्त की। मतलब उन्होंने बोला कि ये सब एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही निर्गुण ब्रह्म में वो अपनी आस्था उन्होंने प्रकट की या फिर उनको मानने लगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग कबीर। तो जो कबीरदास थे वो भी निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले थे और कबीर दिल्ली सल्तनत काल के सिकंदर लोदी के समय कालीन थे, ठीक है, उनके समकालीन मतलब उनके समय थे और इनका जन्म 1440 ईस्वी में काशी में हुआ था। परंतु उनके जन्म को लेकर भी मतभेद है, कोई कहता है यहाँ पे हुआ था या कोई कुछ, सबका अलग अलग मतभेद है। उन्होंने अपने संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए तो क्या किया, उन्होंने रचना की और जिस रचना में यानी कि बीजक के रूप में उनकी जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण यानी कि संलग्न है। उसमें कबीर ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के में अंतर्गत मगहर में अपने प्राणों को त्याग दिए थे। कैसे त्याग, मतलब प्राणों को त्याग दिए थे। आगे बात करते हैं सूर्यदास के बारे में। तो सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा में स्थित आगरा मथुरा में अरुणकथा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, स्थित अरुण कथा लिखा है तो ये है आपका अरुण कथा, रून कथा, ठीक है, रुणकथा ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने ब्रज भाषा और सारावली सूरसागर एवं साहित्य लहर की रचना की थी। फिर आगे बात करते हैं जो नए थे, फिर दूसरे कौन थे, वल्लभाचार्य था। इनका जन्म भी काशी वाराणसी में 1489 में हुआ था, 79 ईस्वी में हुआ था। और यह मुद्दा द्वैत विश्वास, शुद्ध द्वैत, ये क्या है, मुक्त नहीं है, शुद्ध अद्वैत, कितना रॉन्ग लिखा है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से स्लाइड्स को इतना जो भी इसका रॉन्ग है, ये हिंदी का तो पता ही है कि थोड़ा सा हो जाता है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि ये जो इतना मिस्टेक है वो नहीं हो, ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए। इसको कट करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ। शुद्धाद्वैत में विश्वास रखते थे और इन्होंने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और श्रीनाथ जी के रूप में वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, ठीक है, मतलब उस पर बल दिया, यानी कि वो ये बोलने लगे कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति पे ज़्यादा उन्होंने किया। उनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी है, सिद्धांत, रहस्य और सुबोधिनी आगू भाष्य है। आगे मूव करते हैं तुलसीदास के बारे में, ठीक है। तुलसीदास ये सरगुण भक्ति को मानते थे, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो निर्गुण को मानते थे और ये वल्लभाचार्य भी निर्गुण, उनको सगुण को ही मानते थे। तुलसीदास भी क्या है, सगुण भक्ति शाखा के संस्थापक थे, यानी कि प्रमुख कवि थे। और तुलसीदास का जन्म उत्तर भारत के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था और मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ की शासन राणा प्रताप के समय कालीन थे, मतलब उस समय के थे। और राम भक्त तुलसीदास ने विष्णु के अवतार का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में मुगल काल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुगल काल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका कितना है, 1526 से 1519 से 1526 ईस्वी तक रहा। ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बारी, ठीक है, भारत में मुगल काल यानी कि इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, आ जाते हैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप बोर हो रहे हो इस पॉइंट पे पहुंच के और आपको लगता है अरे भाई सेशन तो ऐसे ही जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ मैम सच में मैं भी बहुत बोर फील कर रहा हूँ, मन भी नहीं लग रहा है।
तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। सल्तनत काल की हम लोग बात करेंगे तो 1194 से 1526 ईस्वी तक रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मुगल काल की, तो जो मुगल काल था वो 1519 से 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। एक बार 1526 से 1530, फिर हुमायूं ने किया 5 बार किया उन्होंने। और फिर ये क्या है, ये इनका ये है समय काल, किसके बाद कौन क्या पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलते हैं ना, तो वो इनका दे रखा है कि किसने कितनी बार शासन किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे बाबर जो था उसका समय काल था 1526 से 1530 ईस्वी तक था। अगर देखेंगे तो जरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, जहाँ पे कुछ अगर थोड़ा मिस्टेक होगा तो वो ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट सेशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में परास्त कर दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को अपनी शुरुआती दिन में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज के अफगानों के प्रतिरोध मिलने लगे, मतलब लोग उनका विरोध करने लगे थे। ठीक है, और 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी व नुसरत शाह को खाकरा नदी के तट पर हराया और तथा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया कर अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 1526 और 1500 उसमें घाटी में उन्होंने पानीपत की लड़ाई की। ठीक है, उसमें उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और 1530 ईस्वी में जो बाबर था उन्होंने महमूद लोदी, नुसरत शाह को खाकरा नदी के तट पर हराया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बाबर तो चल बसे भाई, तो उसके बाद में आए उनके बेटे हुमायूं। उनका जो शासनकाल रहा 1530 से 1556 तक रहा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये कितना 26 ही साल तो रहा बच्चा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, बस ये 26 साल। चलो देखो इन लोग की उम्र कितनी छोटी छोटी है। अगर हम यहाँ से देखें तो इनका काल मतलब कितना काल चला, और इनका ड्यूरेशन पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो ये 26 साल तक ही चला। तो बाबर की मृत्यु बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली का सल्तनत बना। 1532 में ईस्वी में पटना बिहार के मध्य लोधी द्वारा जौनपुर, लखनऊ व मानिकपुर पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दिन पन्हा स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। फिर क्या है, हुमायूं की भी जो मृत्यु थी वो वहां मानिकपुर के पर जो आक्रमण उन्हें अपना कर लिया। ठीक है, जो दीन पन्हा स्थित एक पुस्तकालय था जिसको शेर मंडल के नाम से जाना जाता था, उसकी सीढ़ियों से वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। देखो इतना अत्याचार करोगे तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो मृत्यु निश्चित है। एक पैरा पढ़ते हैं अबाउट शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था, इनके पिताजी का नाम हसन खान था, और इन्होंने सूर्यवंश की क्या की थी, स्थापना की थी, और इन्होंने कुल 4 सड़कों का निर्माण किया था। बंगाल से लाहौर तक की बनाई, जीटी रोड बनाई, आगरा से बुरहानपुर तक बनाई, और आगरा से चित्तौड़ तक की, और लाहौर से मुल्तान तक की बनाई। आगरा से सुल्तान तक की बनाई, मुल्तानी है। ठीक है, 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंसर के प्रसिद्ध किले पर आक्रमण करने के दौरान तोप कर गोला फटने से हो गई थी। शेरशाह की शिक्षा कहाँ से भाई, ये किसको शिक्षा देते थे पता ही नहीं। शेरशाह साइड हो जाओ। देखो भाई, आई गेस फर्स्ट क्लास का बच्चा भी मेरे से अच्छा लिखता होगा। मैं और सुंदर लिखती हूँ। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अच्छा लिखने की। आप भी ट्राई करिएगा कि माउस से कैसे अच्छा सा लिख सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करिएगा जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, वो बस थोड़ा एंटरटेन करने के लिए मैंने इसमें दे रखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा इंगेज रहें। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं
जो हुमायूं था वो 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली का क्या बन बैठा, सुल्तान बन बैठा। आगे मूव कर जाते हैं और जल्दी जल्दी इस सेशन को थोड़ा सा फिनिश करते हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे पहुंच सके। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रहा है, ठीक है। ट्राई करूंगी कि इतना डीपली आपको, मतलब ठीक है आपका सही है। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। अकबर के बारे में बात करेंगे तो ये 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। हुमायूं की मृत्यु 1556 में कालाना और पंजाब में उसके पुत्र अकबर की दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में ताजपोशी की गई, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके बाद देखेंगे अकबर ने 1569 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर पर विजय प्राप्त करके यहाँ के शासक राजा रामचंद्र को प्रज्ञा के पास जागीर दी, ठीक है। मतलब वहां पे प्राप्त जो शासक थे तो रामचंद्र को प्रयाग के पास, ठीक है। ये क्या है, इसको बनाते हैं हम लोग य, और फिर गड़बड़ हुआ, इसमें लिखते हैं, टीम को बोलना पड़ेगा कि इतना गलत नहीं लिखा करो। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई गेस आपको ये पीडीएफ के से बेटर ज़्यादा रहेगा। तो प्रयाग, जो प्रयागराज था, ठीक है, उसी के पास में क्या दे दी, जागीर दे दी। और 1853 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर क्या रख दिया, इलाहाबाद रख दिया, जिसको सबको पता है कि अब फिर से इलाहाबाद बदल के उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। आगे देखेंगे तो अकबर के समय में मुगल की राजधानी क्या थी, आगरा थी। और उसके बाद में देखेंगे तो जो आपका तहसीलत थी, तह ना होके द हो जाएगा ये। तहसील व्यवस्था को आगरा व अवध में लागू किया गया और इसके उद्देश्य कर की दरों को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को तत्कालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि इस युग में शांति, समृद्धि, सूत्रण शासन तथा उदारता एवं हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय था। अकबर के शासनकाल से लेकर यहाँ प्रक्रिया जागीर और शाहजहां के शासनकाल तक चलती रही। अकबर के नवरत्न में शामिल दो प्रसिद्ध टोटरमल सीतापुर से जो बिलोंग करते हैं, और जो बीरबल थे वो कहाँ से करते थे, कालपी, झांसी और उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। अगर हम लोग आगे देखें, एक पैरा है छोटा सा जसवंत अकबर के बारे में। तो जो दसवंत अकबर कालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। इन्होंने 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर एक फतेहपुर सिकरी नाम का शहर की स्थापना की थी, या नगर वहां पे बसाया था, वहां पे और एक किले का निर्माण भी करा था। आगे बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा है। अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली का क्या बना, शासक बना, और उसने सिकंदरा आगरा के पास में अकबर और मरियम उस जमानी का मकबरा बनाया। जहांगीर ने आगरा किले के निकट शाहबुर्ज तथा यमुना तट में खंभे में शुद्ध सोने से निर्मित न्याय की जंजीर बनवाई थी, इसे जंजीर की असली कहा जाता था। ठीक है, अगर इसको देखें तो न्याय की, ठीक है, मतलब ये क्या है, इन्होंने बनाया था तो निर्मित न्याय की जंजीर थी। ये कौन सी थी, न्याय की जंजीर थी, और जिसको जंजीर ए अदली इसको बोलते थे, जंजीर ए अदली कहा जाता था। इस जंजीर में 60 घंटियां लगी होती थी तथा हिंदुओं के जज के रूप में श्रीकांत नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, शाहजहां का जो काल पीरियड था वो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली सल्तनत का शासक बना।
शाहजहां ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, यानी कि पहले आगरा थी फिर उसको दिल्ली पहुंचा दिया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के साथ में अजुर्मन बानो बेगम थी, तो उनकी याद में आगरा में विश्व में क्या किया, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया। और इसके पश्चात शाहजहां ने आगरा के किले के संगमरमर से मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। आगे हम लोग दे देखते हैं औरंगजेब, ये हमारे लास्ट रहेंगे और इनका जो कार्यकाल पीरियड था वो 1698 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा। और शाहजहां के बाद औरंगजेब दिल्ली का सल्तनत बना, परंतु इसकी धार्मिक जो कट्टरता थी और उसके आकार उत्तराधिकारी और ये इसके अकुशल, आकार नहीं है अकुशल, ऐसे लोगों के लिए गलती लिखते हैं। इसके जो अकुशल अधिकारियों के कारण मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो औरंगजेब ही क्या था, पतन, मतलब उसके पूरे साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन के स्थापत्य थे, किसने क्या क्या किए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जामा मस्जिद, ये आपको यहाँ पे बताना है किसने कितना किसका निर्माण कराया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो अगर आगे हम लोग देखते हैं अवध के नवाब के बारे में देखेंगे, तो अवध के नवाब कौन कौन से हुए यहाँ पे हम लोग उनको देख सकते हैं। तो अवध मुगल साम्राज्य का ही एक क्या था, सूबा था, सूबा नहीं था, क्या था, सूबा था, तथा वह सूबा, ठीक है, इस सूबे में वर्तमान उत्तर प्रदेश का काफी क्षेत्र शामिल था। अवध के सूबेदार, ठीक है, सूबेदार शहादत खान बरहन उल मुल्क ने क्या किया था, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, और इसको स्वायत्त राज्य की स्थापना की और इसको इसका लाभ 1722 ईस्वी में स्वायत्त की स्थापना की। कुछ यहाँ पे आपको शायद अवध के नवाब थे उनके बारे में यहाँ इनका थोड़ा सा विवरण दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। प्लस मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है पूरा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आप इसके क्वेश्चंस को सेल्फ करने की प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उस क्लास में मैं इसके आंसर्स आपको बताऊंगी, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thanks for watching patiently. Don't forget to like, share and subscribe with your friends. And you can also join us on our Telegram channel where we help to student to how to quiz the questions and practice via questions and the multiple choice questions. And if you have any query regarding your the UP Triple SCJ exams, or if any student are preparing for the technicians and the RRB technicians, so they can also join us on the next Telegram channel which is the named by RRB exams by Engineer Study Circle. Have a good day. Bye bye. See you in the next video.